नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। दोस्तों, ये हम और आप सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जिन दो मजबूत खंभों पर टिकी हुई है, वो दो खंभे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार है। 240 सांसदों वाले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तब तक ही बने रहेंगे जब तक ये दोनों दल उनकी पार्टी को समर्थन देते रहेंगे, उनकी सरकार को समर्थन देते रहेंगे। ऐसे में होना तो ये चाहिए था कि नरेंद्र मोदी अपनी सरकार के स्थिरता के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी भरपूर ख्याल रखते, इस बात का भी भरपूर ख्याल रखते कि आखिर कौन से समुदाय के लोग हैं जो इन दोनों पार्टियों को वोट देते हैं, चंद्रबाबू नायडू को आंध्र प्रदेश में, नीतीश कुमार को बिहार में, और उन समुदाय के हितों का भी ध्यान रखा जाता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे नरेंद्र मोदी का कार्यकाल आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे उन्होंने अपने सहयोगी दलों के बारे में सोचना छोड़ दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जरूर छोड़ दिया है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा। उन्हें अपने बारे में सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जिन लोगों ने उनको वोट देकर सत्ता में बिठाया, जिन लोगों ने अपने मत के बल पर उन्हें अपने अपने राज्यों का मुख्यमंत्री बनाया और केंद्र में यानी लोकसभा चुनाव में इतनी ताकत दी कि आज उनके समर्थन के बल पर ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? अब स्थिति ऐसी बनती चली जा रही है, हालांकि शब्द थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को एक तरह से ठेंगा दिखा दिया कि मैं अपना काम करता रहूंगा, आपका वोट बैंक हिल जाए तो हिल जाए, आपके वोटों का गणित गड़बड़ा जाए तो गड़बड़ा जाए, आपके वोटों का समीकरण गड़बड़ा जाए तो गड़बड़ा जाए, लेकिन मैं तो वही काम करूंगा जो मैं ठान के बैठा हुआ हूं, जो मैं सोच कर आया हुआ हूं। और अब ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर हो गया है कि वो पंगा ले पाएंगे या नहीं, वो मोदी सरकार को उनकी हैसियत दिखा पाएंगे या नहीं, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भारतीय जनता पार्टी को उनकी हैसियत दिखा पाएंगे या नहीं। इस पर तमाम राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई है, विपक्षी राजनीतिक दलों की नजरें भी टिकी हुई है, लेकिन इससे भी ज्यादा जिनकी नजरें टिकी हुई है, मैं उनके बारे में आपको बता दूं। आंध्र प्रदेश के मुसलमान देख रहे हैं चंद्रबाबू नायडू की तरफ, तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया की तरफ कि वो आने वाले दिनों में क्या फैसला करते हैं। बिहार के मुसलमान देख रहे हैं जनता दल यूनाइटेड की तरफ, नीतीश कुमार की तरफ कि वो आने वाले दिनों में क्या फैसला करते हैं, क्योंकि फैसले की वो घड़ी आ गई है दोस्तों, फैसला लेने का वो समय आ गया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से ठेगा दिखा दिया है। वो तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, उन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें देखिए, ये जेपीसी के उन सांसदों की तस्वीर है जिन्होंने लगातार वक्फ संशोधन अधिनियम पर विचार विमर्श किया। इन तस्वीरों में आपको तमाम राजनीतिक दलों के लोग नजर आएंगे, तमाम राजनीतिक दलों के वो सांसद नजर आएंगे जो जेपीसी में शामिल थे और जिन्होंने जेपीसी की बैठक में लगातार इस बिल के तमाम प्रावधानों पर विचार विमर्श किया। इनमें से कई खासतौर से विपक्षी दलों का आरोप है, विपक्षी दलों के सांसदों का आरोप है कि उनकी सुनी नहीं गई। और चेयरमैन जो इन तस्वीर के सेंटर में आपको नजर आ रहे होंगे, जगदम्बिका पाल साहब, उनके व्यवहार के बारे में, उनके रवैये के बारे में कई तरह की शिकायत विपक्षी दलों के सांसदों ने की। खबर यहां भी आई, बीच में ऐसा भी वाक्य आया कि जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद एक वाक्य ऐसा भी आया जब विपक्ष के 10 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद एक वाक्य ऐसा भी आया जब विपक्षी दलों के सांसदों को बायकॉट तक करना पड़ गया। लेकिन इन सब के बीच जेपीसी की अपनी बैठकें होती रही, जगदम्बिका पाल अपने एजेंडे के हिसाब से काम करते रहे, जेपीसी चेयरमैन के हिसाब से काम करते रहे, जो एजेंडा उनको दिया गया था उन एजेंडे को विपक्षी दलों के सांसदों के कड़े विरोध और प्रतिरोध के बावजूद उन्होंने पूरा किया। विपक्षी सांसदों की मांगों को खारिज करते हुए, उनके आरोपों को दरकिनार करते हुए विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर तक से शिकायत की, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और अब आपके स्क्रीन पर एक और तस्वीर दिखा रहा हूं, इसमें देखिए जगदम्बिका पाल साहब, जेपीसी के चेयरमैन साहब, अपनी रिपोर्ट वक्फ संशोधन अधिनियम पर जो जेपीसी की रिपोर्ट उन्होंने तैयार कर ली है, वो रिपोर्ट की कॉपी लिए वो नजर आ रहे होंगे, वो रिपोर्ट की तस्वीर लिए, वो रिपोर्ट जो पूरी तैयार हुई है, वो रिपोर्ट की तस्वीर लिए वो नजर आ रहे होंगे। और अब एक और तस्वीर दिखाता हूं आपको, इसमें वो लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में नजर आ रहे हैं, जगदम्बिका पाल और जेपीसी के
कई अन्य अहम सदस्य इसमें आपको नजर आ रहे होंगे और जगदम्बिका पाल ने वो रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है। यानी जेपीसी की रिपोर्ट जो वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर बनाई गई थी, वो रिपोर्ट जगदम्बिका पाल ने लोकसभा स्पीकर को सौंप दी है। लेकिन मसला यहां नहीं है, एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उन विधेयकों की लिस्ट है जो केंद्र की मोदी सरकार इस बार संसद के बजट सत्र में पेश करने जा रही है। और इस लिस्ट को देखिए, ऊपर आपके पास टॉपिक हेडलाइन क्या लिखा हुआ है, लिस्ट ऑफ बिल्स लाइकली टू बी टेकन अप ड्यूरिंग बजट सेशन 2025 और लेजिस्लेटिव बिजनेस में। अगर आप इसमें 7वें नंबर पे आएंगे तो 7वें नंबर का जो बिल है वो है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। जी हाँ, वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक 2024, जिसको केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया था। विपक्षी दलों के कड़े ऐतराज, कड़े विरोध के बावजूद सरकार कोशिश कर रही थी इस बिल को पारित करवाने की। सरकार की मंशा नहीं थी जेपीसी में भेजने की। जनता दल यूनाइटेड के कोटे से केंद्र में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने जिस जोरदार शब्दों में इस बिल का समर्थन किया, उससे सरकार के रणनीतिकारों की, जो उस समय लोकसभा में मौजूद थे, मैं भी लोकसभा की उस कार्रवाई को कवर कर रहा था, बाँछें खिल गई थी और उनको लग रहा था कि बस अब तो ये बिल पास हो जाएगा। लेकिन अचानक तेलुगु देशम पार्टी यानी चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के लोकसभा सांसद सदन में खड़े होते हैं, जीएम हरीश बालयोगी, और वो कहते हैं अगर इस बिल को किसी कमेटी को भेजा जाएगा तो तेलुगु देशम पार्टी को कोई ऐतराज नहीं होगा। यानी इशारा बिल्कुल साफ था कि इस बिल को पास करवाने की जरूरत नहीं है। इशारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था तेलुगु देशम पार्टी ने लोकसभा के पटल पर ही कि इस बिल को जेपीसी को भेजना चाहिए। और उसके बाद सरकार को मजबूरी में यह फैसला करना पड़ा, इस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। जेपीसी की बैठकें लगातार जारी रही। पहले यह कहा गया कि शीतकालीन सत्र के दौरान जेपीसी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन विपक्षी दलों के हंगामे, विरोध, कड़े प्रतिरोध के कारण वो रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। लेकिन अब जगदम्बिका पाल ने, जेपीसी के चेयरमैन ने, विपक्षी दलों के सांसदों के तमाम विरोधों को खारिज करते हुए रिपोर्ट तैयार कर दी, बना दी, बहुमत का सहारा लेकर पारित कर दिया। और अब उस बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट को सौंप दिया लोकसभा अध्यक्ष को। और सरकार ने जो सर्वदलीय बैठक बुलाई थी आज, सरकार ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी आज, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के तमाम राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स को आमंत्रित किया गया था, उसमें सरकार ने जो विधेयकों की लिस्ट सौंपी है, सरकार ने जो संभावित विधेयकों की लिस्ट सौंपी है, उसमें मैंने आपको बता दिया कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 भी उस लिस्ट में शामिल है। यानी जेपीसी की रिपोर्ट आ जाने के बाद, जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर को मिल जाने के बाद, अब सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में इस बिल को पारित करवाने की पुरजोर कोशिश करेगी। और इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने ठेंगा दिखा दिया है। अब नीतीश नायडू को ये हिम्मत दिखानी होगी, नीतीश नायडू को ये फैसला करना होगा कि वो पंगा लेने के लिए तैयार है या नहीं, क्योंकि ये विधेयक उनके समर्थन के बिना पारित नहीं हो सकता। अगर तेलुगु देशम पार्टी के 16 सांसद इस बिल का समर्थन नहीं करे तो पारित होना बहुत मुश्किल है। अगर नीतीश कुमार के 12 सांसद भी उनके साथ जुड़ जाए, यानी ये दोनों राजनीतिक दल जो नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, अगर वो खुलकर कह दे कि हम इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे, तो सरकार इस बिल को सदन में पेश करने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश और नायडू के लिए फैसले का वक्त है। चंद्रबाबू नायडू को जानते हैं, आंध्र प्रदेश का मुसलमान, भारतीय जनता पार्टी के साथ होने के बावजूद उनको वोट देता है, बड़े पैमाने पर वोट देता है। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में मुस्लिम समुदाय से वो तमाम वादे किए थे जिन वादों को भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्याय बताती है, या यूं कहा जाए कि जिन वादों के लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों पर तीखे हमले बोलती रही है, चंद्रबाबू नायडू ने वो तमाम वादे किए थे मुसलमानों से और उसको पूरा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार की धरती, क्रांति की धरती, नीतीश कुमार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेक्युलर नेता की अपनी छवि बना रखी है। आजकल जनता दल यूनाइटेड के कुछ सांसद, कुछ नेता जो भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बैठ चुके हैं, वो जरूर सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि मुसलमानों ने कभी जनता दल यूनाइटेड को वोट नहीं किया। लेकिन नीतीश कुमार इस बात को बखूबी समझते हैं कि उनके लगातार मुख्यमंत्री बने रहने में उनके राजनीतिक तिकड़मों का योगदान तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ
ये बात भी सच्चाई है कि बिहार का अल्पसंख्यक समाज, बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर से मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को वोट जरूर करता है। तो अब ये फैसले की घड़ी है इन दोनों राजनीतिक दलों के लिए। नरेंद्र मोदी ने अपना फैसला कर लिया है, अमित शाह ने अपना फैसला दिखा दिया है। टीडीपी के विरोध के बावजूद इस बिल को संभावित विधेयकों की सूची में शामिल कर सर्वदलीय बैठक में अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया है। और जाते जाते आपको बता दूं कि 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। परंपरा के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के बजट सत्र के पहले दिन राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार का आम बजट सदन में पेश करेंगी और यह तय माना जा रहा है कि दूसरे सप्ताह में यानी 8 से 15 फरवरी के बीच मोदी सरकार वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक जो है वो सदन में पेश करने की कोशिश करेगी। यानी वो जो तारीख होगी वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए फैसले की तारीख होगी। इंतजार हमें भी है, इंतजार आपको भी होगा, इंतजार नरेंद्र मोदी को भी है और इंतजार आंध्र प्रदेश और बिहार समेत इस देश के तमाम मुसलमानों को भी है, राजनीतिक विश्लेषकों को भी है और इंतजार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पार्टी के सांसदों को भी है कि संसद के बजट सत्र के दौरान इस बिल को लेकर हैदराबाद से और पटना से क्या निर्देश आता है, क्या आदेश आता है कि लोकसभा के अंदर, सदन के अंदर उन्हें क्या करना है। तो इंतजार करते हैं इन दोनों नेताओं के फैसले का। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।